बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त आप ये सोच रहे होंगे कि सीज़ फायर हो चुका है और अब अमन हो जाएगा। क्या वाकई सीज़ फायर हो चुका है? इस वक्त बहावलपुर से अभी तकरीबन 9:56 पे 3 ड्रोन जो हैं वो भारत की तरफ से आए हैं। एक को तबाह कर दिया गया है, 2 को लोकेट किया जा रहा है। जब तक ये वीडियो आपके सामने आएगी वो 2 भी तबाह हो चुके होंगे। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल से भी खबरें आ रही हैं कि भारत जो है वो बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जी कर रहा है। और इसके अलावा जनूबी पंजाब वाली साइड से भी काफ़ी खबरें हमें शाम को 4 या 5 बजे के बाद, जब से सीज़ फायर हो चुका है, वो हमें मौसूल हो चुकी हैं। क्या सीज़ फायर हो चुका है? क्योंकि हर शख्स ये कह रहा है कि ट्रंप की गारंटी है। और क्या सीज़ फायर हो चुका है? बेसिकली ये जो सीज़ फायर इस वक्त हुआ है ये 12 तारीख की दोपहर तक के लिए हुआ है और उसके बाद फिर बातचीत होगी और मुज़ाकरात होंगे। लेकिन यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान ये जंग जीत गया है या भारत ये जंग जीत गया है? कौन जीता है? इसका बहुत ही ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। आज की इस वीडियो में हम इसका जवाब ना सिर्फ ढूंढने की कोशिश करेंगे बल्कि आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसने खित्ते का इस वक्त जो जियोपॉलिटिक्स की जो डायनामिक्स है उनको तब्दील करके रख दिया है। क्या पाकिस्तान का इसमें कोई फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? इस हवाले से भी आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन सबसे पहला सच ये है कि आप 30 मिलियन के जहाज से 285 मिलियन के राफेल को तबाह कर सकते हैं। और इस वक्त चाइना ने अपना काम शुरू कर दिया है और चाइना से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि जो चीन का असला है वो पूरी दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हमने ये देखा है कि पाकिस्तान का जो असला है 85-82% जो टोटल असला है पाकिस्तान का वो हम चाइना से खरीद रहे हैं। और इस वक्त ये जो जंग थी ये चाइनीज़ और मगरबी हथियारों के दरमियान थी जिसके अंदर राफेल बदनाम हो चुका है। इंडिया ने S-400 को जो है कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको इंतहाई बावसूख जराए से ये बता रहा हूं कि जिस JF-17 थंडर के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल लगा हुआ था उस मिशन को खास तौर पे सिर्फ इसी मकसद के लिए तैयार किया गया था कि ये जो इंडिया ने अपनी मिथ बनाई हुई है इनको तोड़ना है। सबसे पहली जो कमर की हड्डी तोड़ी गई है वो राफेल गिरा के तोड़ी गई है और आज जो दूसरी हड्डी तोड़ी गई है वो अल्हम्दुलिल्लाह S-400 यानी कि हमने 20 मिलियन के जहाज से 1.5 बिलियन का उनका जो डिफेंस का सिस्टम था S-400 उन्होंने अपने लिए कहा था कि ये हमारी डिफेंस वाल हमने क्रिएट कर दिया है। बट वो डिफेंस वाल जो है वो इस वक्त टूट चुकी है। दूसरी मिथ ये हो गई। इसके बाद हमने देखा कि भारत को अपनी नेवी के ऊपर बहुत ज्यादा जूम है। कल रात को ये मामला चलते रहे कि भारत कराची के ऊपर हमला करेगा, लेकिन जब हमने वहां पे बात की इंतहाई बावसूख जो कंट्रोल के अंदर थे चीजों के, उन्होंने हमें यह बताया कि ये समंदर है और समंदर के अंदर आपने छुप के पानी के अंदर वार करना होता है और जो पानी की सतह पे आपको नजर आ गया यानी कि जो आपको लोकेट हो गया तो समझ लें कि उसकी कहानी खत्म। तो हमने ये देखा कि तकरीबन 750 किलोमीटर या 400 किलोमीटर के फासले पे जो उनका INS विक्रांत जो एयरक्राफ्ट कैरियर था वो 7-8 दिन वहां पे खड़ा रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वो बाल भी बीका नहीं कर सका और उसकी जुर्रत नहीं हुई कि वो वहां से किसी भी किस्म की दरअंदाजी करे। और इस हवाले से मैं समझता हूं कि जहां पाकिस्तान के शहीनों ने इस मुल्क का नाम रोशन किया है वहीं हमारे समंदर के निगहबानों यानी हमारी बहरिया ने एक तरह से धमाल डाल दिया और पूरी कौम को इसके ऊपर फख्र है। और जिस तरह हमारी फौज ने, हमारी बर्री फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके पंजाब तक, राजस्थान तक भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है, ये भी एक नई तारीख रकम हो गई है। हम मरने के बाद जीना चाहते हैं, ये हमारी कौम की साइकी है। और हमने ये देखा कि हमने किस तरीके से 1.5 अरब आवाम को
तबाह बर्बाद कर दिया। वो 1.5 अरब अवाम जिसके पास एक भी न्यूज़ चैनल ऐसा नहीं है जो कि मोदी के गोदी मीडिया से इन्फ्लुएंस ना हो और इस तरीके से मामला जो है वहां पे चल रहे हैं। ये जो ऑपरेशन था, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया है कि रात को 1 बजे मैं ऑफिस से घर जा रहा था तो उस वक्त एक लंबी लाइन थी। कम अज कम मैं ये आपको बता दूं कि 6 से 7 किलोमीटर का सफर कैंट से लेके और आगे बरकी रोड तक मैंने जो तय किया, वहां पर टैंक ही टैंक जो है वो बॉर्डर की तरफ जा रहे थे और उसके ऊपर उसकी गवाही जो है वो भारत की तरफ से भी आ गई है कि पाकिस्तान ने इस वक्त फुल स्केल तैयारी की हुई है वार के लिए। दूसरा, ये मैं आपको बता दूं कि हमारी जो फौज है वो अगले कई दिनों तक इस वक्त वो पोजीशन में रहेगी और स्टैंड बाई रहेगी फुल स्केल वार के लिए। ये मैं वो आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो कि मैंने इंतहाई बावसूख जराए से आपके लिए हासिल की है। हमने उनकी मिथ तोड़ दी, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो तबाही हमने मचाई है वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस वक्त दुश्मन अपना जख्म चाट रहा है और उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। मैं आपको बता दूं, इस वक्त इस बात का बहुत ज्यादा खदशा है कि 3 दिन के बाद जब ये सीज़फायर खत्म होगा तो एक बड़े हमले की तैयारी भारत कर सकता है, क्योंकि जो हजीमत उसको इस वक्त उठानी पड़ी है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमने साइबर के मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमने साइबर अटैक किए हैं, हमने दुनिया में अपनी एक तारीख रकम करके रख दी है कि कैसे दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत के 70% इलाके को हमने ब्लैक आउट कर दिया। उसके बाद हमारा मिसाइल फतेह 1 अभी सिर्फ एक चला है, अभी तो बाबर भी नहीं निकाला, अभी तो शाहीन भी नहीं निकाला, अभी तो हतफ भी नहीं निकाला, अभी तो रात भी नहीं निकाला और अभी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने नहीं निकाली। लेकिन जो ऑपरेशन हुआ वो हुआ ड्रोन्स की मदद से, JF-17 की मदद से और फतेह 1 की मदद से, और इन 3 हथियारों ने दुश्मन को नाकों चने चबवा के रख दिए। इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि जो ड्रोन का वारफेयर इस वक्त हुआ है ये खित्ते में अपनी मिसाल आप है। आप हालिया तारीख में उठा के देख लें कि अभी तक ड्रोन्स की इतनी बड़ी मकदार जो है वो इस्तेमाल नहीं हुई। अब हुआ क्या, कल रात को जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान की पूरी तैयारी थी और इसी हवाले से गलत इंफॉर्मेशन जो है वो लीक की गई और भारत को 100% यकीन हो गया कि वो पाकिस्तान जो है उसके ऊपर हमला करने वाला है। उसने प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की, जिस तरह इसराइल बेचारे मजलूम फलस्तीनियों के ऊपर प्रीएम्प्ट करता है, उसने उस तरह प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की और उसने हमें जवाब दिया कि हम उसके एयर बेसिस को उड़ा के रख दें। और फिर पाकिस्तान के मिसाइल 26 मकामात से 300 से ज्यादा ड्रोन जो है उन्होंने परवाज की। पाकिस्तान से 3 बजे जो है वो ड्रोन जो है वो हवा में परवाज कर चुके थे। हमारे पास जो खबरें आई हैं वो 4:15 बजे के करीब आना शुरू हुई हैं। तो इसके साथ ही हमने देखा कि जो ड्रोन वारफेयर है उसके अंदर भी एक तारीख रकम हो चुकी है। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि हमारे पायलट्स किस तरह शहादत के लिए वसीयत कर रहे थे। सलूट है उन पायलट्स को। और हमने ये देखा है कि किस तरह हमने उनकी जो वुमेन पायलट है उसको भी गिरफ्तार कर लिया। आमतौर पे अभी इसकी मेम चल रही है कि वो भारतीय पायलट एक अदाकारा है, वो उसकी तस्वीर देखें और इस बेचारी की तस्वीर देखें तो हर बंदा ये मजाक उड़ा रहा है कि ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था पाकिस्तान ने भारतीय पायलट का, लेकिन जो डिलीवरी हुई है वो थोड़ी सी गलत हो गई है। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान की कौम जो है वो इस मामले को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है। इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि जो मुज़ाकरात हैं वो होने वाले हैं और हमने ये देखा है कि जो S-400, अब मैं आपको बताऊं कि इनके पास S-400 था, हमारे पास HQ-9 था। ये रिवर्स इंजीनियरिंग हुई हुई है S-300 की, लेकिन उसके बावजूद ये आपको बता दूं कि जो S-400 है वो 600 किलोमीटर के इलाके से जो उसका खतरा होता है उसको वो ट्रेस कर लेता है और 400 किलोमीटर के फासले तक वो उसको मार करता है। जबकि पाकिस्तान के पास जो था वो HQ-9 था जो कि तकरीबन 250 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो खतरा होता है उसको वो ट्रेस कर लेता है, जबकि 120 किलोमीटर के फासले पे वो उसको हिट कर सकता है। तो हमने ये देखा है कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा काफी अपने हथियारों को चेक किया, लेकिन
ہم نے بھارت کی جو ڈیفنس وال تھی، جو وہ کہتے تھے کہ یہ قوم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے، یہ ان کا آئرن ڈوم ہے، ہم نے اس آئرن ڈوم کی بنا کے اور ان کو دے دی ہے، اور اب یہ روتے رہے۔ بہرحال صوفیہ جو ہیں، صوفیہ قریشی، کرنل صوفیہ قریشی، بھارتی فوج کی ترجمان، وہ بہت زیادہ مشہور ہیں اس وقت پاکستان کے اندر۔ بہرحال 26 مقامات پہ انہوں نے پاکستان کے حملے کی تصدیق کر دیا۔ اب ہوا کیا، اس بات پہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جیتا کون۔ دیکھیں، جس دن حملے ہوئے تھے بہت زیادہ پریشانی تھی، ہر پاکستانی یہ کہہ رہا تھا کہ بھارت کی جرت کہ وہ کس طریقے سے پاکستان کے اتنے اندر تک آ کے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر کے وہ نکل گئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ صرف معاملہ وہاں پہ ختم نہیں ہوا، اور وہ میجر گوبر آریہ کہہ رہا تھا ابھی آپریشن سندور ختم نہیں ہوا ہے، ابھی تو کام سٹارٹ ہے۔ لیکن آج آپ اس کی شکل دیکھیں، ایسے لگ رہا ہے کہ بھنگی مرنے والا ہے، لیکن بہرحال چھوڑیں، اس کو دفع کریں۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اگلے 2 دن مسلسل بھارت کے ڈرونز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر انفلٹریٹ کرتے رہے، انہوں نے پاکستان کے تقریباً تمام شہروں کی جو ہے وہ سیر کی۔ ایل او سی کے اوپر ہم نے دھول چٹائی، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ڈرون کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو کل رات معاملہ ہوا کہ ایک دم سے لاہور کے اندر میرے سامنے ڈرون جو ہے وہ ایئرپورٹ سے کوئی تقریباً 2-3 کلومیٹر پہلے شوٹ کیا گیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایئر بیس کے اوپر 2 بجے کے حملے کی خبریں آنا شروع ہو گئی تھی۔ میرے کئی وہاں پہ دوست انہوں نے مجھے خود فوٹیجز بنا کے بھیجی، اور جب یہ گراؤنڈ بن گیا تو پاکستان نے الحمدللہ 3 بجے آپریشن سٹارٹ کیا، اور اس کے بعد پھر کم سے کم 6 گھنٹے تک دشمن کے اوپر ایسے چڑھے رہے جیسے چڑھنے کا حق ہوتا ہے، اور ان کو سانس نہیں لینے دیا جب تک کہ ٹرمپ جو ہے وہ مذاکرات کروانے میں کامیاب نہیں ہو گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجی تھی، سوشل میڈیا سے لے کے سائبر اٹیک سے لے کے ایئر ڈیفنس سے لے کے بحریہ سے لے کے ہر طرف آؤٹ کلاس، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو بھارت ہے اس کی یہ مت توڑ دی گئی ہے کہ وہ خطے کا چودھری ہے۔ اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان کے ایئر بیسز بھی اڑا دیے 6-7، ہم نے ان کے اسلحہ ڈپو بھی اڑا دیے، ہم نے اور بھی بہت کچھ اڑا دیا، اس کی تفصیل تو آپ کے پاس ہو چکی ہوگی۔ لیکن کیا یہ فوجی فتح ہے؟ کیا یہ سیاسی فتح ہے؟ کیا یہ سفارتی فتح ہے؟ اور کیا یہ امن کی فتح ہے؟ دیکھیں، ہمارے لیے بحیثیت عوام تو یہ امن کی فتح ہے، اور ہر شخص کو، ہر انسان کو، ظاہر سی بات ہے جو اتنے دنوں سے یہاں پہ خوف زدہ تھے ان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ ایک فوجی فتح بھی تھی، جس طرح قوم ڈیوائیڈ ہوئی تھی یہ ایک سیاسی فتح بھی تھی، جس طرح کہا جاتا تھا کہ امریکہ تو ہمیں گھاس ہی نہیں ڈالتا، اور جس طرح امریکہ کو ہم نے 4 دن مسلسل اپنے ساتھ انگیج کروائے رکھا، پورے 24 گھنٹے تک جے ڈی وینس اور مارکو روبیو جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف، پاکستان کے جو ہے اور دیگر جو ہمارے عاصم ملک ہیں آئی ایس اے کے چیف، اور جو کہ سیکیورٹی کے ایڈوائزر بھی ہیں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، ان سب سے وہ رابطے کرتے رہے۔ تو سفارتی سطح پہ بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ منتیں اور ترلے کرتے رہے سعودی عرب کے، ترکی کے، اور ان کو انوالو کیا گیا، ہمارے دوستوں کو انوالو کر کے ہمیں اس بات پر ایک طرح سے قائل کیا گیا کہ بس ایک دفعہ آپ اپنا حساب کتاب پورا کر رہے ہیں، لیکن اس کے فوری بعد جو ہے آپ کو یہ جنگ جو ہے یہ روکنی ہوگی، اور اس کو آپ کو عزت کا مسئلہ نہیں بنانا۔ اور اس کے ساتھ امن کی فتح کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 4 جنگیں ہم لڑ چکے ہیں، 48 والی، 65 والی، 71 والی، اس کے بعد کارگل والی، اور بھی دیگر جنگیں ہیں۔ لیکن ان جنگوں کے علاوہ آج تک کبھی بھی اتنے لارج سکیل کے اوپر شہروں کے اندر انٹرنیشنل لائن کو کراس کر کے کبھی بھی اس طرح کی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی مثال یہاں پہ قائم ہو گئی ہے۔ خطے کی عسکری طاقت کون ہے؟ یہ ماما جو بنا ہوا تھا نا، وہ ماما جی دا منہ پان دیتا ہے پڑھ کے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اب ہم نے بتا دیا ہے کہ اس خطے کے اندر کوئی ماما نہیں ہے، دوست بن کے رہنا ہے تو جی بسم اللہ، ادروائز
तुम्हें ऐसे ठुड्डे पड़ेंगे कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। और जो आलमी सफारती कोशिशें हैं उसमें हमने भारत को ऐसी टक्कर दी है कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। अब भारत के लोग ये जश्न मना रहे हैं, उनको सिर्फ एक चीज मिली है कि अब भारत के अंदर कोई भी दहशतगर्दी करेगा तो चाहे इंटरनेशनल लाइन हो, बॉर्डर हो या कुछ और हो, भारत कोई भी तमीज नहीं करेगा और अंदर घुस के मारेगा। जबकि पाकिस्तान ने यह मिथ कायम कर दी है कि अगर हमला करोगे तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि कई घंटे तक तुम्हें जो है ना सांस भी लेना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब एक बात को याद रखें, जो फतह होती है उससे ज्यादा जो अहम चीज होती है वो होती है संजीदगी। हमने जाहिर सी बात है भारतीय मीडिया वाला किरदार तो अदा नहीं करना, हमने ना ही मेजर गोबर आलिया वाला किरदार अदा करना। कभी कभी हम जज्बाती होते हैं, उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, इतना तो हमारा हक बनता है। लेकिन बहरहाल जो आलमी दबाव था वो भी इसके अंदर अहम था, सफारती हिकमत अमली वो भी इसके अंदर अहम थी, और मजीद जानी और माली नुकसान से बचना जो है वो इसके अंदर सबसे ज्यादा अहम था। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी फतह है, पहले मैं आपको मुसलसल बताता आ रहा हूं कि बहुत सारे फतह हैं जो हमने कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो चाइनीज वेपन सिस्टम की जो फतह है ये एक बहुत बड़ी फतह है। और इसके बारे में अब आपको जब स्टोरियां आएंगी तो आप हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान ने जो है किस तरह क्या कारनामा सर अंजाम दे दिया है कि बस अब पता चलेगा। लोग कहेंगे पाजी है सादा पिस्टल भी चला के विखा दे हो, तो भाई सीधी सी बात है, लोग बड़ी बातें कर रहे हैं। कोई चाइना ने मदद की, भाई चाइना ने क्या मदद की यार? मैं आपको अभी पिस्टल देता हूं और मैं आपको कहता हूं जाकर उस बंदे को ठोक दो, तो आप मुझे ये बताएं कि वो पिस्टल देने वाले का कमाल है या वो जाके उसको ठोक के वापिस आने वाले का कमाल है? आपने त्यारे को लेस किया, फिजा में गए, उनके वारफेयर सिस्टम को, उनकी डिफेंस शील्ड को, हर चीज को तहस नहस किया। दिल्ली के अंदर आपने वहां पे जाके S-400 को नेस्तो नाबूद किया और फिर वापस अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से आप आ गए। तो ये एक बहुत बड़ा जो है फतह है। हमने उनका एयरक्राफ्ट कैरियर की जो मिथ है तोड़ दी है, उसकी S-400 जो डिफेंस वाल की जो उनकी मिथ है वो तोड़ दी है, राफेल यानी एयरफोर्स की मिथ हमने तोड़ दी है, और हमने उनको ये बताया कि जनाब आप अगर अचानक जंग शुरू करेंगे तो हम फिर भी तैयार हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस तरह अचानक भारत ये समझ रहा था कि ये तो तैयार ही नहीं होंगे, ये तो वो मेरी लगता है गोबर आलिया के वी लोग सुन के वहां के दिफाई तज्जियाकार और वहां के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उन्होंने शायद ये हिकमत अमली बनाई थी या फोर्स किया था, या वहां की जो सियासी लीडरशिप है उसने इस तरह की गेम डाली थी। तो हमने उनको बता दिया कि हम तैयार हैं और हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो झड़पें और ये जो सारे मामलात हुए हैं, इसने पाकिस्तान को ये मौका दिया है कि वो अगले 5 से 10 साल तक भारत का मुकाबला करने की एक बेहतरीन तैयारी कर सकता है। और जब दोबारा कभी यह मामला होगा तो फिर पाकिस्तान उसको यकीनी तौर पे सबक सिखाएगा। अभी पाकिस्तान और भारत के अंदर जो भारत को एडवांटेज है वो ये एडवांटेज है कि वो एक बहुत बड़ा मुल्क है, $500 बिलियन के उनके रिजर्व्स हैं, वो उनके पास इसी तरह वो महंगे से महंगा दुनिया का महंगा तरीन खिलौना उन्होंने खरीदा, लेकिन उस खिलौने को हमने तबाह बर्बाद तो कर दिया, लेकिन फिर भी एक हद होती है कि हमें अपनी मईशत को बेहतर करना है। आज अगर हमारे पास $200 बिलियन के रिजर्व्स हों तो हम भारत की ऐसी की तैसी फेर के रख सकते हैं, लेकिन बारी जाहिर सी बात है जो तो घर दाने ना हों तो फिर मामलात बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो अब एक जो सबसे बड़ी अब तक की जो इस वक्त भारत के अंदर एक कांटे की तरह चुभ रही है वो चीज है कि थर्ड पार्टी मेडिएशन। आपको पता है कि हमेशा जब बयान आता है कि कश्मीर के मामले पे हम किसी भी किस्म की कोई भी मेडिएशन कबूल नहीं करेंगे, तो अब हमको आपको बता दें कि भारत ने ट्रंप की जो मेडिएशन है उसको कबूल कर लिया है, उसको कबूल कर लिया है। और हम ये देख रहे हैं कि 12 मई की दोपहर तक जो सीज फायर वो हो चुके हैं, कल पला रहा है,
لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کئی جگہوں پہ جو سیز فائر ہے اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، ڈرونز آ رہے ہیں اور بھی بہت کچھ آ رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ شرارت جو ہے بھارت کو کب تک وہ، کیونکہ اس کو یہ تکلیف ہے جو ایڈوانٹیج وہ لینا چاہ رہا تھا، اگر وہ پاکستانی میڈیا کو اپنے وہاں پہ بند نہ کرتا تو وہ کبھی بھی جو ہے اس کے اندر کامیاب نہ ہو پاتا. لیکن ابھی بھی ہم نے بہرحال وہاں پہنچے ہیں اور ان کو ہٹ کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو جوابی طاقت ہے اس نے ان کو سیز فائر پہ مجبور کیا اور انہوں نے سعودی عرب اور ترکی کو اس معاملے کے اندر انگیج کر کے اس جنگ کو رکوایا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کے لیے کوئی فتح ہے یا نہیں ہے، پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی فتح ہے. اور ہر طرف سے بحریہ، ایئر فورس، آرمی، میزائل، ڈرونز، ٹیکنالوجی، وارفیئر، ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں پاکستان نے آؤٹ کلاس پرفارم کیا ہے اور ہمیں بحیثیت پاکستانی اس کے اوپر فخر ہونا چاہیے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک لے جا دیجیے. اللہ حافظ.